तो आज हम हैविट आल हैवल से शुरू कर रहे हैं। तो तीन किस्म की जो कंपनीज है ना, उनका इधर रुझान ज्यादा है। एक कोरियन कंपनीज, ये पहले ऑटोमोबाइल सेक्टर का मैं ओवरऑल व्यू दे रहा हूँ। सबसे पहले कोरियन कंपनीज, दूसरी जापानीज कंपनीज, तीसरी चाइनीज कंपनीज। कोरियन कंपनीज कौन सी हैं? स्पोर्टेज आता है उसमें। जापानीज कंपनी कौन सी है? आपकी टोयोटा और होंडा आता है उसमें। मेन मेन मैं ब्रांड बता रहा हूँ ना। चाइनीज कंपनीज कौन सी हैं? आपके पास चाइनीज में आती है ये जो, क्या नाम है, ये हैवल आती है। आपके पास BYD आती है। तो ये कंपैरिजन जो पाकिस्तान में आ रही है, ठीक है। अब मैं लिस्टेड की सिर्फ बात कर रहा हूँ ना, MG वगैरह भी हैं और भी। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। बेसिकली ये गाड़ियां बाहर मैन्युफैक्चर होती हैं। और एक चीज याद रखिएगा, दुनिया का कोई मुल्क की कोई कंपनी भी 100% गाड़ियां नहीं बनाती अपने मुल्क में। अगर आप कहें ना कि होंडा जापान के अंदर क्या 100% गाड़ी बनाती है? नहीं, 98% बनाती होगी। 2% उसे भी कुछ ना कुछ चाइना से, कुछ कहीं से लेना पड़ता है, OEM बेसिस पे। ठीक है, 100% गाड़ी एक प्लांट के अंदर नहीं बनती। ठीक है। अब क्या होता था पाकिस्तान के अंदर जो गाड़ियों के शेयर्स थे ना, अब ओवरऑल स्ट्रक्चर को भी मैं समझाता हूँ आपको। सबसे पहले याद रखिएगा कि एक वर्ल्ड कैपिटा के हिसाब से एक रैंकिंग हुई, जिसमें पर थाउजेंड, यानी पर थाउजेंड कितने लोगों के पास गाड़ी है। मैं अमेरिका की बात करूं तो हर 1000 में से 840 के पास गाड़ी है। मैं अगर बात करूं कनाडा की, तो 780 के पास गाड़ी है। मैं अगर बात करूं इटली की, तो 520 के पास गाड़ी है हर 1000 में से। मैं अगर आ जाऊं अपने इधर पाकिस्तान इंडिया की तरफ, तो इंडिया में हर 1000 के अंदर से 228 के पास गाड़ी है। 228 के बाद अब मैं अगर पाकिस्तान में आ जाऊं, तो एक सौ हर हजार में से 126 के पास गाड़ी है। और फिर भी हम रोड्स पे निकलते हैं और हम कहते हैं गाड़ी बढ़िया आ गई। इमेजिन करें अगर यही हमारा अमेरिका वाली एवरेज हो जाए, या हमारी एवरेज हो जाए विद वर्ल्ड एवरेज। वर्ल्ड की एवरेज है 327 पे। अगर 327 पे भी हम चले गए वर्ल्ड एवरेज पे, तो फिर भी देख लें कि हम कहाँ स्टैंड करते होंगे। हमारी तो सड़कों पे जगह नहीं बचेगी। हम 1000 में से 126 वाली इकोनॉमी में हैं। एक चीज, अब इसका मतलब ये है कि अगर हम वर्ल्ड एवरेज को भी कंपीट करें, तो हमारी गाड़ियों की जो पाकिस्तान में कंपनीज है, इसको 3x ग्रो करना पड़ेगा। ठीक है। अब कोई मुझे बता सकता है पाकिस्तान में सबसे ज्यादा गाड़ियों का शेयर किस कंपनी का है? कोई इधर लिख के बता सकता है? यहां तक तो बात समझ आ गई होगी ना, सिंपल कहानी है। पाकिस्तान में सबसे ज्यादा सुजुकी का शेयर है। बिल्कुल सही बात है। ऑलमोस्ट 52% सुजुकी का शेयर है। ठीक है। पहले, दूसरे नंबर वाला कोई बता दे, उसे मैं मानूंगा कि वाकई ये बंदा ठीक है। दूसरे नंबर पे किस चीज का शेयर है? सारे कह रहे हैं जी टोयोटा। दूसरे नंबर पे जापानीज इंपोर्टेड गाड़ियों का शेयर है। ठीक है। तीसरे नंबर पे टोयोटा का शेयर है। चौथे नंबर पे पहले होंडा का शेयर था, अब होंडा का शेयर निकल के अब चला गया है आपका शेयर अदर्स का। हैवल, स्पोर्टेज, इन सारों को अदर्स में कंसीडर करते हैं। ठीक है। अब पहले पाकिस्तान की जो तीन कंपनी थी ना, टोयोटा, होंडा और ये जो आपकी सुजुकी है, इनके पास 75% शेयर था। अब इनके पास 60s की रेंज में शेयर आ गया, 68% के आसपास। और बाकी अब दूसरी आ गई है गाड़ियां। अच्छा, अब इनकी क्या रीजन है? इनकी ये रीजन है कि भाई ये इनोवेशन ही नहीं लेके आए। ये आज भी उसी तरह की गाड़ियां, अब सुजुकी आल्टो देख लें आप, या आप मुझे बताएं, आप 50 लाख के बजट में आप स्टोनिक लेंगे या आप यारिस लेंगे? ठीक है। मुझे पता है आप में से बड़े कहेंगे कि यारिस लेंगे। उसकी रीजन ये है कि जी रीसेल बड़ी अच्छी है। छोड़ दें यार रीसेल, अपने कंफर्ट पे अगर पैसा नहीं लगाया तो क्या लिया। ठीक है। अच्छा जी, ये जो सारी चीज है, अब इस चीज को कैसे आपने देखना है। अब ये तो पता लग गया चाइनीज गाड़ियां हैं पाकिस्तान के अंदर, शेयर्स कितना है, पर कैपिटा पर थाउजेंड गाड़ी कितनी चल रही है। ये आप समझ लग गई कि पाकिस्तान की मार्केट अभी 3x ग्रो करेगी तो दुनिया की एवरेज के पास पहुंचेगी। इधर तक हमें बात समझ लग गई। और क्या बात है? और ये है कि आपके GDP का 7% आपका ऑटोमोबाइल सेक्टर संभाल रहा है। कितना जी? 7%। एग्रीकल्चर आपका 24% संभाल रहा है। ठीक है, तो ये भी एक अच्छा नंबर है। उसके बाद अगर आप दूसरी साइड पे आए कि
ऑटोमोबाइल सेक्टर की फिजियोलॉजी क्या है, मैं उसको इस तरह डिवाइड करूंगा। तीन किस्म की गाड़ियां होती हैं, एक होती है सीकेडी, एक होती है एसकेडी, एक होती है सीबीयू। तीन किस्म से। सीबीयू होता है कंप्लीटली बिल्ट यूनिट, के बाहर से एक गाड़ी कंप्लीट बिल्ट है, उसे हम पाकिस्तान के अंदर ले आते हैं, हम इंपोर्ट ड्यूटीज देते हैं। जैसे ये V8 आती हैं, जापान जापान से आती हैं, या किसी ने अगर अमेरिका से टेस्ला मंगवाई, पूरी गाड़ी आ जाती है कंप्लीटली बिल्ट यूनिट। इसके ऊपर आप कस्टम ड्यूटीज देते हैं, जितनी भी होती है, 100 200 400 जितनी भी, बस 2 3 एक्स होती है ड्यूटी, वो आप देते हैं, पे करते हैं और चलाना शुरू कर देते हैं। इन्हें कहते हैं सीबीयू। एक होती है एसकेडी, उसे कहते हैं सेमी नॉक यूनिट, नॉकडाउन यूनिट। इसमें क्या होता है कि अ, आप ऐसे गाड़ी, वो होता है ना, आपने सुना था कि वो जी वेल्ड गड्डी मंगवाई है, ठीक है, वेल्ड या उसे तोड़ के एक से क्या, ताकि उस पर कस्टम ड्यूटी कम पड़े, इधर आके उसे जोड़ते हैं और चल भाई, 2 3 पीसों में गाड़ी आती है, इधर आके जोड़ दे, सेमी नॉकडाउन यूनिट। एक होती है सीकेडी, कंप्लीटली नॉकडाउन यूनिट, स्पेयर पार्ट्स आ जाते हैं, इधर आके वो असेंबली लाइंस होती हैं, असेंबली लाइंस के अंदर वो गाड़ियां सेट होती हैं, ठीक है। पाकिस्तान के अंदर होंडा, टोयोटा, सुजुकी, ये तो अपनी इधर मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, ये अपनी चीज़ें मंगवा लेते हैं। अब नया ट्रेंड शुरू हुआ है कि चाइनीज़ कंपनीज और कोरियन कंपनीज पाकिस्तान के बिग जॉइंट्स के साथ एग्रीमेंट करती हैं, उन्हें कहती हैं अपना प्लांट लगाएं, अपनी असेंबली यूनिट लगाएं, हम आपको सारी चीज़ देते हैं, हम आपके साथ पार्टनर करते हैं, और आप गाड़ी वहाँ बनाएं, गाड़ी बना के पाकिस्तान में बेचें। अब ये गाड़ियाँ पाकिस्तान में आके अपनी इनोवेशन, अपनी लो रेट, अपनी एक बड़ी ग्लैमरस लुक, जैसे आज देखें ना हैवल का नया मॉडल, या किया स्पोर्टेज का जो ब्लैक एडिशन आया है, इनको आप देखें, इनका कंफर्ट देखें, आपको आएगी। अब किया स्पोर्टेज ने आके और हैवल ने आके मार्केट खा ली है सिविक की। सर सिविक बिकती नहीं, किसने करोड़ रुपया, 1 करोड़ 10 सिविक पे लगाना है, वो 1 20 में हैवल ले लेगा, और हैवल इज समथिंग एल्स। ये है, यही रीजन है हैवल कहाँ से कहाँ पहुंच गई है। तो ये असेंबली यूनिट्स लगाते हैं, कंप्लीटली नॉकडाउन यूनिट, इन्हें सीकेडीज कहते हैं, सीकेडी किट्स कहते हैं। अब यहाँ क्यों इंपॉर्टेंट है सीकेडी किट्स के बारे में समझना, मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि जो जापानीज सीकेडी किट होती है ना, उसकी जो एवरेज ग्रॉस प्रॉफिट होती है ना, ग्रॉस प्रॉफिट वो होती है 10 12 13%, ठीक है। जो कोरियन होती है ना, वो 16 17 18%, ये स्पोर्टेज वगैरह यानी और जो चाइनीज सीकेडीज होती है ना, जिसमें BYD भी आती है आपकी, ये जैक वाली भी आती है आपकी, ये दूसरी भी आती है, इनकी जो प्रॉफिट मार्जिन होता है दैट इज 25%। इसका मतलब है कि जो कंपनीज चाइनीज सीकेडी में काम करती होगी, यानी चाइनीज किट्स मंगवाती होगी और उन्हें असेंबल करती होगी, वो अल्लाह का नाम लेके पहले ही एज ले लेती है, ठीक है, उसे पहले ही 25% प्रॉफिट पे खेल रही होती है, 25 30% प्रॉफिट पे, ठीक है। एक चीज, दूसरी चीज ये है, इन कंपनीज के अगर आप फाइनेंशियल्स देखेंगे आपको बड़े अच्छे नजर आएंगे। नेगेटिव कैश साइकिल, नेगेटिव कैश साइकिल से मुराद है इन्हें पैसों की जरूरत नहीं होती, बिफोर एंड ये पैसे ले लेते हैं, नेगेटिव चल रहा होता है ना, बिफोर एंड ये पैसे ले लेते हैं, बाद में चीज डिलीवर करते हैं, ठीक है, इसे नेगेटिव कैश साइकिल कहते हैं, ठीक है, कि इन्होंने पहले पैसे ले लिए और बाद में चीजें डिलीवर कर दी, ठीक है, तो इनके कैश साइकिल का भी इन्हें मसला नहीं होता। दूसरी भाई, 2 अरब रुपए की असेंबली लाइन लगती है। अब मैं आपको बताता हूँ, साजगार इंजीनियरिंग जो रक्शे बनाती थी, इन्होंने GWM ग्रेट वॉल मोटर्स के साथ एग्रीमेंट किया, इधर अपनी असेंबली लाइन लगाई। असेंबली लाइन कितने की लगी? 2 अरब रुपए की, पहले साल ही 5 अरब कमा लिया, ठीक है। 170% ROE, रिटर्न ऑन इक्विटी, जितने ओनर्स ने पैसे लगाए हैं पहले साल ही उन्होंने उससे डबल पैसे निकाल लिए। किया स्पोर्टेज, लकी वालों ने मेरे ख्याल से 18 बिलियन का असेंबली लाइन लगा ली। होंडाई वाले लेके आए, होंडाई पाकिस्तान में लेके आया निषाद ग्रुप, उसने आते ही टुसान या टस्कन जो भी कहते हैं इसे, उसने आके मिलर ट्रैक्टर से बात की, मिलर ट्रैक्टर की असेंबली लाइन यूज करके उधर ही काम शुरू कर दिया, और मिलर ट्रैक्टर को 15% शेयर दे दिया उसके, ठीक है। ये इस वजह से इनके नंबर्स, कैश के साइकिल और ये, अच्छा यहां तक तो आपको समझ आ गई। अब अगली बात भी समझे। अगली बात यह है कि गाड़ी के बिजनेस में, यानी ऑटोमोबाइल्स के बिजनेस में क्या दो चीजें मैटर करती भाई, या तो आप सेम रेट में मार्केट में पहले जो प्लेयर है उनसे अच्छी फैसिलिटी दे दे, सेम रेट में उससे अच्छी फैसिलिटी दे दे। फॉर एग्जांपल, ठीक है, मैंने स्टोनिक को यारिस के पैसों में मैंने स्टोनिक अपग्रेड कर दी, ठीक है।
तो मेरी स्टोनिक चल जाएगी किया की। बहरहाल अभी अब चलना शुरू हुई है, अब लोगों को समझ आइए ये गाड़ी ज़्यादा अच्छी है। मैंने किया स्पोर्टेज को सिविक के लेवल पे अच्छी दे दी, तो मेरी सिविक खत्म होगी और स्पोर्टेज चल पड़ी। यहाँ आप सेम लेवल में अच्छी क्वालिटी दे दें, या सेम रेट में, या अच्छी वो सेम क्वालिटी कम रेट में दे दें। जैसे जैक वालों ने आके माँ बहने कर दिए भाई, ये आपके रीवो और विगो डाले की वो 150 पे, ठीक है, ये आपकी करोड़ पे 1 करोड़ 5 लाख रुपए पे आपको जैक मिल जाता है, ठीक है। वो 1 करोड़ 5 1 10 के पास पास है। जबकि आज भी वीगो लेने जाओ आपको 1 40 1 50 का मिलता है। तो भाई मैं क्यों लूँ वो, मुझे तो यही लुक चाहिए, ठीक है। उसके बाद अभी जो आगे साजगार ने बम फेंक दिया, 1 करोड़ 20 लाख की तो साजगार हैवल दे रहा था। अब उन्होंने कहा ठीक है, आपको प्लग इन हाइब्रिड ईवी चाहिए ना, आप पैसे दें हमें, हम आपको दिसंबर तक इंशाल्लाह ताला 1 28 की देते हैं। यानी भाई उसी रेट में उन्होंने कहा जी आप प्लग इन ले लें। और क्या चाहिए, 1200 किलोमीटर रेंज हो जिसमें से 200 किलोमीटर इलेक्ट्रिक हो, बाकी मेरी पेट्रोल पे चल जाए, और ये तो ये चीजें हैं जिसको देखना है। दूसरी ब्रांड, ये आजकल आप देखें ना, आपके होंडा के नंबर्स ही नहीं आ रहे, टोयोटा के नंबर्स ही नहीं आ रहे, इनोवेशन ही है नहीं। कितने होंडा ने अभी गाड़ियां आपकी इलेक्ट्रिक व्हीकल लॉन्च की हैं, या किस शेप में लॉन्च की है। तो जब भी आपने इन गाड़ियों के बारे में पढ़ना है, तो आपने इनका इंटरनेशनल वो प्रॉस्पेक्ट देखना है कि इंटरनेशनल पोर्टफोलियो इनका ऑलरेडी क्या है। इंटरनेशनल पोर्टफोलियो से ये पता चलता है कि ये गाड़ियां ऑलरेडी इंटरनेशनल लेवल पे इनोवेशन ला रही हैं नहीं। मुझे बताएं होंडा की इनोवेशन क्या आ रही है। BYD ने शार्क भी लॉन्च कर दी, BYD ने ऑटो, BYD की सील आ रही है, ठीक है, हर चीज आ रही है। उधर से मुझे बताएं टोयोटा की आप तक क्या है। अभी एक बात शुरू हुई जी, हम हाइड्रोजन इंजन बना रहे हैं। फिर दिल्ली दूर है, जब हाइड्रोजन इंजन बनाएंगे पाकिस्तान आएगा, उसकी यूटिलाइजेशन होगी, फिर देखेंगे हम। तो यहाँ तक आपको ऑटो सेक्टर के बारे में कुछ बेसिक चीजें पता लग गई हैं। यस नो में बता दें ताकि फिर साजगार की तरफ रवाना हो हम भी। कुछ नया भी पता चला या ये सारी पुरानी पता चली हैं? अच्छा जी। चलें जी, अब आते हैं सर हम लोग साजगार की तरफ। अच्छा जी, कहाँ गया जी, कहाँ साजगार। साजगार के लिए मैंने ये जनरल मोटर्स की ओपन की थी वेबसाइट आपके लिए। ये भी आपसे 5 मिनट पहले ही मैं आ गया था, मैंने कहा आज पहले ही वेबसाइट ओपन करें। ये जनरल मोटर की इंटरनेशनल ग्लोबल वेबसाइट है। अब इनकी गाड़ियां देखें, कितनी लुक है इसकी, ठीक है। ये हैवल है इनकी, एक एक ये हैवल की शेप है, चेक करें जी इलेक्ट्रिक। ये हैवल देखें, ठीक है। ये पाकिस्तान में अब लॉन्च कर रहे हैं, BYD शार्क के मुकाबले पे लेके आ रहे हैं। अभी रिसेंटली इन्होंने ये लॉन्च की है। ये इनकी बैग आपने देखी है, ठीक है। और ये आपने इंटरनेशनली जाके देखनी है इनका पोर्टफोलियो कैसा है। भाई मुझे एक भी इस तरह की ना आप टोयोटा की मुझे कोई गाड़ी दिखाएं, या मैं आपको कहूं कि भाई आपके पास पैसे हो करोड़ पे, आप ग्रैंडी या यारस लेंगे या ये लेंगे, ऑब्वियसली आप कहेंगे कि यार मैं ये लूंगा। अगर अभी भी वो लेते हैं तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता, फिर आप गांव में रहते हैं जी, शार्क्स बड़े अच्छे हैं ना जी, करोला कार्ड कर जाएगी, वो वाला साहब होगा। बहरहाल सर, ये हैवल है, ग्रेट ग्रेट वाल मोटर चाइना की, जिनकी ये है इंटरनेशनल पोर्टफोलियो में आपको दिखा दिया है। कोई डीलर बनना चाहता है तो बिकम द डीलर भी बन जाए, ठीक है। इनकी अगर गाड़ियों की बात करें तो मैं देख रहा था, इन्होंने जुलाई के अंदर, सिर्फ जुलाई के अंदर 1,04,372 गाड़ियां बेची हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि पिछले साल पूरे पाकिस्तान के अंदर 1,60,000 गाड़ी बिकी थी पूरे साल के अंदर। कितनी? 1,60,000। उससे पिछले साल पाकिस्तान के अंदर 1,26,000 गाड़ी बिकी थी, और GWM ने सिर्फ जुलाई के अंदर 1,04,372 गाड़ियां बेच दी हैं। यानी पाकिस्तान ने पूरे साल में सारी कंपनियों ने मिला के जितनी बेची थी, उसका 80% इन्होंने सिर्फ जुलाई में बेचा है। देख लें कंपैरिजन, मैं सिर्फ जनरल मोटर का पूरे पाकिस्तान इंडस्ट्री के साथ कर रहा हूँ, ठीक है जी। अब आ जाए, कहाँ चलते हैं। अब साजगार की कोई प्रेजेंटेशन बनाई है, हाँ जी। चलें जी, साजगार की प्रेजेंटेशन मैं जल्दी जल्दी लेके चलूंगा। और अच्छा, अभी आप सोच रहे होंगे कि जी साजगार तो इतना महंगा शेयर है, अभी इसमें पोटेंशियल है। अगर मेरे पास 2,000 रुपया हो ना, तो मैं रेदर देन गोइंग इनटू 5 या 8 शेयर होंडा के, मैं साजगर का एक शेयर लेना प्रेफर करूंगा, ठीक है। क्योंकि होंडा की आज के फंडामेंटल के हिसाब से फेयर वैल्यू बनती है 290 रुपये।
हाँ जी, 290 रुपये। और साजगार के आज के फंडामेंटल के हिसाब से जो फेयर वैल्यू बनती है, वो बनती है 2094 रुपये, यानी 2094 रुपये। तो मैं क्यों भाई होंडा का लूं? ठीक है, आप समझेंगे। देखें चीज को ना, मेजर करना सीखें चीज की। आप कॉस्ट और वैल्यू को समझें। कॉस्टली है साजगार का शेयर, लेकिन वैल्यूएबल है। ठीक है। आप होंडा का शेयर चीप है लेकिन वैल्यूएबल नहीं है। ठीक है, तो मुझे मेरे पैसे पे गेन चाहिए ना, तो मैं साजगार का। और मजे की बात, मैं ना अक्सर स्क्रीनर के साथ बड़ा खेलता रहता हूँ। मैंने स्क्रीनर्स पे हर ग्रॉस प्रॉफिट, हर मार्जिन को लगा के देखा है। जो एंड पे कंपनी परफेक्ट बचती है ना इस टाइम स्टॉक मार्केट में, वो साजगार है। कैसे? वो आगे चलते हैं। मैंने इनका प्लांट विजिट किया था जी 2017 में। उस टाइम गाड़ियों का तो कोई चक्कर ही नहीं था। अच्छा जी, ये साजगार है। ठीक है, ये 1991 में लिस्ट हुई है। ठीक है। और उसके बाद पार्टनरशिप इनसे ब्याक और ग्रेट वाल से अभी आके की है। ये पहले रिक्शास बनाते थे। इनका रिक्शा साजगार रिक्शा लाहौर में नहीं, लाहौर में कम चलता है। लाहौर में कम चलता है, ये कराची में बड़ा चलता है। प्लस साजगार की खास बात ये है भाई, 19 मुल्कों के अंदर इनका रक्षा एक्सपोर्ट होता है। उस टाइम मैंने जब इनका प्लांट विजिट किया था ना, उस टाइम ये एम्बुलेंस बना रहे थे, रिक्शा एम्बुलेंस छोटी जगहों के लिए। प्लस एक बात उस टाइम मुझे बताई थी जिससे बड़ा प्राउड फीलिंग आई थी। उन्होंने कहा था जी हमारा वाहिद रिक्शा पूरी दुनिया के अंदर जो जापान की हाईवे पे चलाना अलाउ है, वरना जापान के हाईवे पे रिक्शे को अलाउ नहीं करते। जापान से पूरी दुनिया चीजें मंगवाती है, और जापान रिक्शा पाकिस्तान से साजगार से मंगवाता है, और आज भी। ठीक है जी। ये जी। और इनका मार्केट लीडिंग लीडर है रिक्शाज में। ठीक है, पिछले साल इन्होंने 15,000 यूनिट बेचे थे, और प्रोड्यूस किए थे 15,500, और एक्सपोर्ट करते हैं 15+ कंट्रीज में, 19 कंट्रीज में करते हैं। इनका पेट्रोल भी है, सीएनजी भी है, डीजल भी है, इलेक्ट्रिक वेरिएंट भी इन्होंने निकाला है। एक्सक्यूज मी, जरा मैं पानी पी लूं। अच्छा जी। उसके बाद ये हैवल आई, हैविटाल जिसे कहते हैं। ठीक है, मैंने अभी बताया आपको। इन्होंने आके अभी तक जो यूनिट सोल्ड किए हैं 5,392 वैसे। और इनकी इलेक्ट्रिक व्हीकल पोर्टफोलियो वन ऑफ द लार्जेस्ट इन वर्ल्ड है, बीवाईडी के मुकाबले का ये पोर्टफोलियो बनाते हैं। अगर मैं इनकी सेल की बात करूं 2025 की, तो आप जुलाई में देखें ना जी। अब यहाँ देखें, जुलाई में मैं फोर व्हील में बात करते हैं, फोर व्हील से मुराद है हैवल। जुलाई 2024 के अंदर इन्होंने 886 गाड़ियां प्रोड्यूस की। ठीक है। फिर 941, फिर 892 अक्टूबर, ये वो। अब हम लोग जून में आए तो 985। ठीक है, क्यूमुलेटिव उन्होंने 1831 की इन 6 माह में। और इन 6 माह के अंदर इन्होंने, ये टोटल है ऊपर से अब तक, यानी पिछले जुलाई से लेकर अभी तक 11,000 गाड़ियां बेची हैं। जबकि अगर आप फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में आ जाए, यानी इस साल जो हैवल का रिजल्ट आएगा वो 11,000 गाड़ियों का आएगा नंबर से। जबकि इससे पीछे चले जाएं तो ये 5,000 गाड़ियां बेची थी इसने। ठीक है। यानी इस दफा हैवल का जो रिजल्ट आएगा, एक्सपेक्टेड ये है कि ये डबल होगा पहले से। ठीक है, अभी तक नंबर्स आ भी यही रहे हैं। ठीक है। उसके बाद ये रीम्स और ये, मतलब थर्ड पार्टी अपना ही ये बनाते हैं। उसके बाद डिवर्सिफाइड पोर्टफोलियो, मैं इसको, ये स्लाइड्स को मैं इसलिए तेजी से लेके जा रहा हूँ, आज मैं आपको ज्यादा फाइनेंशियल नंबर्स पे रखूंगा। ठीक है, तो ये चीजें वो हैं जो मैंने 2-3 लेक्चर्स में पहले भी बता दी हुई है। फिर भी आपको अभी जो मेन चीजें थी वो मैंने बता दी। फोर व्हीलर में है, थ्री व्हीलर में इनके पास 15 से, फोर व्हीलर में इनके पास SUV, एक होती है SAV, एक होती है सेडान, एक होती है हैचबैक, एक होती है SUV। हैचबैक होती है ये जैसे आपकी स्विफ्ट, जैसे आपकी इस तरह की गाड़ियां छोटी, और ये विट्स होगी। आपकी सेडान होती है जो डिग्गी वाली गाड़ियां होती हैं, जैसे आपकी यारिस होगी, जैसे सिटी होगी। ठीक है। SUV होती है स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल, एक होती है SAV, स्पोर्ट्स एक्टिविटी व्हीकल। SUV में ये जैसे फार्चूनर आ जाती है, ये बड़ी गाड़ियां, और ये सारी। SAV में स्पोर्ट एक्टिविटी व्हीकल, जैसे वेजल आती थी, और इस तरह की। ऑटो मोटिव पार्ट्स भी इनके पास हैं, ये ट्रैक्टर के रिम्स भी सप्लाई करते हैं। ये भी आपके लिए एक नई बात होगी इसमें। ठीक है। अच्छा जी, पीछे तो नहीं कुछ रह गया? इंडस्ट्री चैलेंजेस, ये देखें ना, CKD पॉलिसीज, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के मसले रहते हैं, प्लस पैसे चाहिए होते हैं वो। प्लस ये जो इंडस्ट्री है ये बड़ी ज़्यादा ग्रो कर रही है, तो ऐसी इंडस्ट्री ग्रो कर रही हो बड़ी स्पीड से, तो आपने मार्केट के ट्रेंड के साथ रहना होता है, क्योंकि ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड। ठीक है।
तो इसलिए HEV यानी हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल या इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का जो गवर्नमेंट इंसेंटिव्स भी दे रही है, और ये उसके अंदर इनका बहुत बड़ा पोर्टफोलियो ऑलरेडी है चाइना में, तो इनके लिए ये एक अच्छी चीज़ है कि पाकिस्तान में। और ये तो मुझे लगता है कि ये 3-4 कंपनीज है ना आपकी, ये तो वैसे ही होंडा और इनको खा जाएंगी। और होंडा का शेयर बहुत ज़्यादा ड्रॉप किया है इस सेंस में। ठीक है, एनुअल कैपेसिटी ये 24,000 गाड़ियां बनाते हैं, जिसमें से 73% ये ऑलरेडी यूटिलाइज कर रहे हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया था प्रोडक्शन कैपेसिटी और कितना यूटिलाइज, जितनी यूटिलाइजेशन ज्यादा होती है उतने ही आपके खर्चे कम हो जाते हैं इकोनॉमी ऑफ स्केल पे। एक जगह जिधर 10 चीजें बन रही है उसका ₹1,00,000 किराया देना, उसी जगह जब 100 चीजें बनने लग जाएंगी तो पर प्रोडक्ट मुझे ₹100 आना शुरू हो जाएगा या ₹1,000। पहले मुझे 10,000 पर प्रोडक्ट आ रहा था, अब मुझे ₹1,000 आना लग जाएगा। तो जितनी भी यूटिलाइजेशन कैपेसिटी ज्यादा होगी उतनी आपकी चीज बेहतर होगी। ठीक है, ऑपरेशनल एफिशिएंसी ये ISO वगैरह ये तो पाकिस्तान में वैसे पैसों के भी मिल जाते हैं, इसमें कोई इतनी बात नहीं है। ठीक है, 3 व्हीलर में अच्छा ये नहीं बनाते कभी, ये वाला समझ, ये जनरेटर रक्षा है, इसको ना समझ लिए साजगार का, ये बस तस्वीर आपको दिखाई है। कभी आपके यहाँ साजगार का इतना कि जापानी यहाँ बैठे हो सारे, ऐसी बिल्कुल बात नहीं है। ठीक है, ये हमारा पाकिस्तानी रिक्शा, ये साजगार का भी बाप है ये रिक्शा। ठीक है, इसमें तो पाकिस्तान। बहरहाल ये क्या तस्वीर लगा दी है। दूसरा ये हैवल है 4 व्हीलर। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स, अच्छा ये भी हैवल से कोई लिंक नहीं है, ऐसे क्रॉस कर दें ये मंच साहब को क्रॉस कर दें, और इसका भी हैवल से कोई लिंक नहीं है। ये मुझे लगता है यार AI बेस्ड शायद है, इसलिए हो गया। ये छोड़ दीजिएगा, कभी आप ये समझे कि साजगार के ओनर है, ये बिल्कुल नहीं है, पाक व्हील्स वाले यार। कोई ऐसा मैसेज तो नहीं? स्क्रीनर्स इस पे नहीं आते, वो इंडिकेटर्स आते हैं अगर अच्छा परफॉर्म करे। भाई अच्छा परफॉर्म करने की कोई रीजन होती है वो। अच्छा जी, आगे चलते हैं सर। ये रिसेंट डेवलपमेंट इलेक्ट्रिक व्हीकल लॉन्च की है। ठीक है, पोर्टफोलियो एक्सपेंशन की है। उसके बाद टेक्नोलॉजी प्रोसेस, मैं आपको नंबर्स की तरफ लेके जाना, ये मैं इसलिए जल्दी जल्दी गुजार रहा हूँ। स्ट्रेंथ का मैंने पहले भी बताया था। वीकनेस ये SWOT एनालिसिस, स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटीज थ्रेड। स्ट्रेंथ क्या है? पाकिस्तान 3 व्हीलर्स में ये ऑलरेडी है, एक्सपोर्ट नेटवर्क है। अच्छा, पाकिस्तान में और कोई रिक्शा एक्सपोर्ट नहीं करता, सिर्फ यही करते हैं। और 3 व्हीलर्स में इनके पास मार्केट शेयर पाकिस्तान में सबसे अच्छा है। ठीक है, अच्छा वीकनेस इनकी क्या है? इनकी अफेक्टिंग ये जो अंडर यूटिलाइजेशन है 4 व्हीलर प्रोडक्शन कैपेसिटी की, यानी 73% पे ये कर रहे हैं, फिर भी ये कहते हैं हमारी अंडर यूटिलाइजेशन है। ठीक है, और बात याद रखिएगा, इन्हें साइक्लिकल सिक्लिकल या साइक्लिकल सेक्टर कहते हैं। क्यों? जब इकानमी, अच्छा जब भी आप ऑटो सेक्टर में लॉन्ग टर्म जाए ना, तो याद रखिएगा, जब इकानमी नीचे आना शुरू हो जाए ना, तो सबसे पहले ऑटो सेक्टर के अपने शेयर बेच दें। ठीक है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट अब ऊपर जाएंगे। इसे बूम एंड बस्ट साइकिल कहते हैं, कोई लेक्चर रखेंगे आप। इंटरेस्ट रेट जब ऊपर जाएंगे तो गाड़ियां कम बिकेंगी। याद रखिएगा, ग्राफ इधर मैं ढूंढना मुश्किल है, इस पे मैंने वर्क खुद किया था पर्सनली, कि पाकिस्तान के अंदर पिछले 30 साल के अंदर जब जब इंटरेस्ट रेट ऊपर गया ना, गाड़ियों की सेल नीचे हुई है, ऑब्वियसली नीचे होनी थी। तो इसलिए इसे साइक्लिकल स्टॉक कहते हैं, साइकिल में चलता है। जब इकानमी अच्छा होना शुरू हो जाएगी गाड़ियां ज्यादा बिकना शुरू हो जाएंगी। जब इकानमी खराब होगी तो महंगाई आना शुरू हो जाएगी, महंगाई आएगी, उसे रोकने के लिए इंटरेस्ट रेट बढ़ाए जाएंगे। जब इंटरेस्ट रेट बढ़ाए जाएंगे तो लोग गाड़ियां नहीं लेंगे। ठीक है, तो इनकी वीकनेस इस तरह की। अपॉर्चुनिटीज, इनके पास EV का बहुत बड़ा पोर्टफोलियो है, ये इनके पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, उसके बाद थ्रेट्स क्या है कि आपको पता है ये पॉलिसीज चेंज होती हैं पाकिस्तान में। ठीक है, उसके बाद पाकिस्तान वाले बार बार कहते हैं हम जी इंपोर्ट को 0% पे ले आएंगे, IMF ने कहा है कस्टम ड्यूटियां कम करें, ले आए ले आए। ठीक है, ये हमारे पास थ्रेट्स आ जाते हैं इनके। ठीक है, कंपेटिटर्स क्या है? जापानीज गाड़ियां, ठीक है, चाइनीज OEMs, SUVs। कंपेटिटर वही है ना जो मार्केट में आया है, लेकिन पाकिस्तान में अभी मुझे इनकी कोई कंपेटिटर नजर नहीं आ रहा। एडवांटेज इनके पास, साजगार होल्ड यूनिक पोजीशन विद सिग्निफिकेंट प्रेजेंस इन बोथ 3 व्हीलर्स एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल, प्रोवाइडिंग एक्सपोजर टू मैस एंड प्रीमियम सेगमेंट। यानी 3 व्हीलर्स बहुत बड़े मैस को कैटर करता है। कुछ कंपनीज होती हैं वो स्पेसिफिक नीच को कैटर करती हैं, कि मैं सिर्फ इन अमीर लोगों को, मैं सिर्फ लोअर मिडिल क्लास को, मैं सिर्फ मिडिल क्लास को। ये आपकी 3 व्हीलर की मार्केट को भी कैप्चर करते हैं जो जनरल मास की है। दूसरी साइड पे ये इलेक्ट्रिक व्हीकल प्रीमियम भी करते हैं, छोटी गाड़ियां तो इनकी है ही नहीं, प्रीमियम है। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद
और क्या है इनके पास, नंबर्स पे आए, मैं इसके नंबर्स पे ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ। ये लेंगे, यहाँ से शुरू होता है। कहाँ गया जी, नंबर भाग गए हमसे। अच्छा जी, 2024 में इनकी जो सेल्स थी, मैं ये 9 मंथ तक बात कर रहा हूँ, वैसे 2024 की ये पूरे साल की लिखी है, आगे ये 9 मंथ की लिखी हुई है। 2024 में पूरे साल में जो सेल्स की ना इसने, वो 57 अरब रुपया सेल की। कितनी जी, 57 बिलियन रुपीज। जबकि 2025 के 9 माह में ही इन्होंने 81 अरब रुपए की सेल कर ली है। ठीक है, साफ नजर आ रहा है कि इसका रिजल्ट अच्छा आएगा। अच्छा, ग्रॉस प्रॉफिट पहले इन्होंने 15 अरब किया, अब 24 अरब किया। ग्रॉस प्रॉफिट में मुझे मार्जिन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मुझे वो अमाउंट ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। तो पहले इसके ग्रॉस प्रॉफिट थे 27%, क्योंकि मैंने आपको बताया ये चाइनीज सीकेडी है। अब यही होंडा को देखेंगे, वो 12% पे खड़ी होगी। अभी देखते हैं इसका भी कंपैरिजन, 12 या 10 या 15 जितने पे भी है। अच्छा, अभी ये इस साल 30 पर चलेगी, क्योंकि यूटिलाइजेशन इंक्रीज हुई ना। यूटिलाइजेशन इंक्रीज हुई, इसके ग्रॉस मार्जिन इंक्रीज हो गए। अच्छा, उसके बाद ऑपरेटिंग मार्जिन भी इसके इंक्रीज हुए। प्रॉफिट टैक्स, अब ईपीएस पिछले पूरे साल की 131 रुपये, अब 212 रुपये है अभी 9 माह की। ठीक है जी, ये हो गया। फोर व्हीलर की क्वार्टरली, थ्री व्हीलर, ऑटोमोटिव, होम अप्लायंसेज, टोटल सेगमेंट। आगे आगे चलते हैं। रिटर्न ऑन एसिड्स, यानी जितने के इनके एसिड्स हैं उस पर कितने परसेंट ये कमाते हैं। 27%, इस साल ये 50%। यानी इनके अगर 100 अरब के एसिड्स हैं फॉर एग्जाम्पल, तो उसमें से 50 अरब तो एक साल में ये निकाल लेते हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ओनर्स ने जितने पैसे लगाए थे उसमें से कितने ये हर साल निकाल रहे हैं। अगर ओनर ने 100 रुपया लगाया था ना इस कंपनी के अंदर, तो 78 रुपये पिछले साल निकाल रहे थे, इस साल 81 रुपये। इससे पीछे 170% पे भी इनकी आरओई रही है। डेट टू इक्विटी रेशो ना होने के बराबर भाई। 100 रुपये पे 66 रुपये का लोन लिया है। 100 रुपये पे 66 रुपये का लोन है। लॉन्ग टर्म डेट 100 रुपये पे 42 रुपये का, लॉन्ग टर्म ज्यादा देखने। पीई रेशो इसकी 6.92 है। जितनी पीई रेशो कम हो एक सेक्टर में, सेक्टर से, उसको उतना ही फायदा होता है। अच्छा, यहां से ही मैं ना कंपैरिजन में चला जाता हूँ। अच्छा, कंपैरिजन में जाते हैं। अब कोई ऐसा क्वेश्चन तो नहीं है यहाँ से, यहाँ तक समझ आ गई है यार? यहाँ तक समझ आ गई है। सेक्टर मेरे ख्याल से तो देख भाई, 12, 10, 12 के आसपास ये खेल रहा है सेक्टर। भाई ये जो है ना, 2,000 रुपये का शेयर होगा साजगार इन दिसंबर, अबव देन 2,000, ये रिकॉर्ड ही हो रही है। फिर उस टाइम देखेंगे। अच्छा, मैं अब फंडा कंपेटिटर्स में जाता हूँ, सॉरी, कंपेटिटर्स में जाता हूँ, कंपेटिटर्स का देखते हैं। तो कंपेटिटर्स का मैं देखता हूँ जी, प्रॉफिटेबिलिटी में मैं सबसे पहले देखूंगा ग्रॉस मार्जिन किसके सबसे ज्यादा है। इसमें तो वो साजगार वगैरह कभी आएंगे ही नहीं। उसकी रीजन ये है, अब इसका ग्रास मार्जिन ऐसे कर लें, इसमें ना डाटा ऑटोमोबाइल्स का याद है पूरा। हीनो के ग्रास मार्जिन है 12%, एटलस होंडा के 10%, होंडा कार के 8%, साजगार के कितने थे जी, 28%। कितने, 28%। ठीक है। अब अगर मैं नेट मार्जिन में जाऊं, या रिटर्न ऑन इक्विटी में जाते हैं ना, रिटर्न ऑन इक्विटी है, नहीं है, नीचे आएगी वो रिटर्न ऑन इक्विटी। सॉल्वेंसी में जाते हैं, सबसे लोन लॉन्ग टर्म डेट में मैं इंटरेस्टेड हूँ इन तीनों कंपनीज में। अब होंडा कार का 0.14 है, एटलस का 0.06 है, इनो का 0.0। अच्छा, आपको पता है इनके इतने लोन्स क्यों कम होते हैं? अभी मैंने आपको बताया था ना कि नेगेटिव कैश फ्लो साइकिल है इनका, मतलब इनके पास पैसे पहले आ जाते हैं, चीज इन्होंने बाद में देनी होती है। तो इन्हें लोन की ज्यादा जरूरत ही नहीं पड़ती, ये बल्कि खुद ये कंपनीज बैंकों में रखवा रखवा के प्रॉफिट कमाती हैं आपके 3 3 माह का। ठीक है। अच्छा, इधर ना, उधर पूरा दिया नहीं है, तो अब इसको कैसे देखें? इसके हम लोग ऐसे देख लेते हैं, फंडामेंटल्स की बात देख लेते हैं। अब देखें जी, अर्निंग पर शेयर 2014 में इसकी 3 रुपए थी, 4 रुपए, 5 रुपए, 7 रुपए, 8 रुपए, 3 रुपए, 0.96, 1.63, 1 पॉइंट ये 16, फिर 131, और आगे आ रही है 280 रुपए। ठीक है, इसलिए तो इसका ग्राफ ऐसे ऊपर सीधा जा रहा है। ठीक है, अगर मैं इसकी डेट टू लॉन्ग टर्म डेट की बात करूं, तो ये अमूमन इसका शुरू से ही कम रहा है। सही है। बुक वैल्यू की बात करूं तो बुक वैल्यू भी इसकी इंक्रीज होती रही है। अच्छा, इसको वैसे एक और नजरिए से देखते हैं। वो नजरिया ये है कि एनालिस्ट क्या कहते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। भाई 18 दिन पहले
शर्मेन सिक्योरिटीज वाले अजीम साहब ने कहा है कि ये 1441 इसका टारगेट है। टॉप लाइन वालों ने कहा है 1667 इनका टारगेट है। एक मंथ पहले उन्होंने कहा है कि ये 1676 तक जाएगा। फाउंडेशन वालों ने 3 मंथ पहले कहा था ये 1504 पे जाएगा। ठीक है। इनसाइट वालों ने 7 महीने पहले कहा था 1746 पे जाएगा। ठीक है। बाकी ये, हाँ मैं ये कहता हूँ, मेरे से मुराद है कि मेरा जो रिसर्च एनालिस्ट है, हम लोग जब बैठते हैं हम ये कहते हैं कि ये 2094 इसकी फेयर वैल्यू बनती है, डीसीएफ और 3 4 और मेथड्स की एवरेज लेके। ठीक है जी। ये साजगार है हमारे लिए। अच्छा, उसके बाद अगर मैं आपको इसकी, मैंने यहाँ डाउनलोड की थी। अच्छा, ये जो हम बड़ा, इस क्वार्टर की ना मैंने इसकी ये निकाल ली थी सर। ये जो ट्रांसमिशन रिपोर्ट है, ये जो अभी पिछला क्वार्टर था ना, मुसलमान कंपनी है, बिस्मिल्लाह से शुरू किया है। अच्छा, ये फैमिली ओन्ड बिजनेस है। इसके अंदर भी डायरेक्टर्स ना फैमिली है पूरी। असद अमीर साहब, अली अमीर साहब, सायरा असद अमीर, ये देखे ना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में सायरा असद अमीर साहब है, मियाँ असद साहब सीईओ हैं। ये इनकी मिसिज चेयरमैन है। सईद खान इकबाल, मियाँ मोहम्मद अली अमीर, ये इनके बेटे हैं। ठीक है। सना सुलेमान इनकी मिसिज हैं, ऐसे कर करा के सारा। ठीक है। तो ये इनकी फैक्ट्री फैक्ट्री इनकी ये सारी 3 व्हीलर और 4 व्हीलर दोनों की रायवन रोड पे लाहौर में ही है। अच्छा, मैं अब इसके नंबर्स की तरफ आपको लेके चलता हूँ ताकि कंपैरिजन हो जाए। अच्छा जी। ये ट्रैक्टर रिम्स भी बनाते हैं, याद रखिएगा, ये बात भूलनी नहीं है। आ जाओ भाई नीचे। अब ये देखे ना जी, करंट लाइबिलिटीज और करंट एसेट। लाइबिलिटीज के अंदर इन्होंने डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज की हुई है, पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट, कोई ज़्यादा बहुत बड़े लोन्स नहीं मिलेंगे। ठीक है। वजह वही, कैश पहले ही आता है इनके पास। एसिड के अंदर इनकी प्रॉपर्टी है, लॉन्ग टर्म लोन्स इन्होंने स्टाफ को दिए हुए हैं। इनके पास ये है स्टॉक इन ट्रेड, स्टॉक इन ट्रेड जो गाड़ियां इनके पास पड़ी हैं या मार्केट में वो अभी बिकनी है। ठीक है। लोन एडवांसेस, तो ये इनकी स्टेटमेंट स्ट्रांग है। अब इसमें आ जाए, सेल्स इन्होंने की है भाई, ये देखें जनवरी से मार्च तक इन्होंने ये 36 अरब रुपए की सेल की है। ठीक है। और 11 अरब रुपए इन्होंने ग्रॉस प्रॉफिट कमाया है। फिर एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस करके 10 अरब रुपया, फिर अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंस इनका हुआ है। फिनांस कास्ट इनकी थोड़ी सी कम सी इस यूज हुई है। फाइनल टैक्सेशन इन पे लगी है, टैक्सेशन लग के लेवी लेवी से मुताबिक होता है कोई फाइन शाइन या गवर्नमेंट का कोई ऐसा कोई लगा देती है कि आप इतना देना है। तो इनकी 103 रुपये आई थी अर्निंग। तो बस इसके, मैं ये बड़ी दफ़ा पहले भी कह चुका हूँ कि इसकी कंपनी में आपने और क्या देखना है सर, ये बेहतरीन कंपनी है। अच्छा, मैं इसमें दोबारा जाऊँ, और कुछ चीज़ ऐसी उसने मैंने मिस की हो। ऑटोमोबाइल्स का मैंने असल में आपको बताना था, अगर वो समझ आ गई है तो बस ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम इसका चार्ट देख लें। अच्छा, इधर इधर भी देख लें, ग्रॉस मार्जिन इसका 27 पे है। ठीक है। और इनकी 3 क्वार्टर्स की 212 है, पिछले की 103 है। अगर ये भी आ जाए तो 315 बनती है। अगर तीसरे क्वार्टर तक आ जाए ना तो 315 बनती है। भाई पिछली थी 131, तो 131 से डबल से भी हम ज्यादा जाएंगे। ठीक है। तो इसका रिजल्ट अच्छा आ रहा है, पहले ही हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसके नंबर्स आ रहे हैं। अब हाँ, कुछ कंपनीज होती हैं जो रिजल्ट का इफेक्ट बाद में लेती हैं, और कुछ कंपनीज होती हैं जो रिजल्ट का इफेक्ट पहले ही ले लेती हैं। जैसे गाल जो है ना, रिजल्ट का इफेक्ट पहले ही ले रहा है। एंग्रो फर्टिलाइजर ने रिजल्ट का इफेक्ट पहले लिया था, जो ही रिजल्ट आया उसने कहा बस जहाँ मर्जी। कुछ कंपनीज होती हैं वो अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट देती हैं, उनका बाद में इफेक्ट आता है। जैसे थल इंडस्ट्रीज, ठीक है, उसका रिजल्ट आया, अनएक्सपेक्टली अच्छा रिजल्ट आया, और वो साथ ही अपर कैप्स लगना शुरू हो गए। तो आपने इस तरह देखनी होती है। अच्छा, आगे मैं अगर इसमें आपको एक चीज़ बताऊं। अच्छा, ये कंपनी डिविडेंड भी देती है, ये नहीं कि डिविडेंड नहीं देती, इसका डिविडेंड यील्ड वगैरह सारा कुछ होता है। लास्ट इन्होंने 20 रुपए दिए थे, लास्ट क्वार्टर का 10 रुपए, मतलब अच्छी डिविडेंड यील्ड है, मुनासिब जितनी होनी चाहिए गाड़ियों की उतनी है। और मैं इसमें आपको क्या बताऊं, इसमें इसका चार्ट देखते हैं आप थोड़ा सा। ऑटो सेक्टर को समझ लें, इसको छोड़े, मेनली ऑटो सेक्टर को समझ। भाई ये इसका चार्ट है। ठीक है। और चार्ट में अगर मैं, बड़े सिंपल रखते हैं, हम वो वाला नहीं करेंगे अभी। हम से कभी इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर। ये मैं इसकी 2 वीक्स को एंटर करता हूँ। ठीक है। और अगर मैं हॉरिजेंटल लूँ इधर से,
तो ये मेरा पिछला स्पोर्ट एरिया था, इसको मैं एसआर फ्लिप समझूंगा। ये पहले रेजिस्टेंस थी, अब ये मेरा स्पोर्ट एरिया बनेगा। ठीक है। और सॉरी जी। अब ये जो रीजन होगा ना, ये रीजन, मैं इस रीजन में अवॉइड करूंगा इसकी ट्रेड को। ठीक है। अनटिल अनलेस ये जो ट्रेंड लाइन जा रही है वीक टू वीक वाली, ठीक है, मेरी ये वाली, इस ट्रेंड लाइन को जब ये टच करेगा इस जगह पे आके, अगर तो 1453 पे एक एंट्री बनती है 20-25% की, अगर आपने इसके रिजल्ट के लिए खेलना है। नहीं तो 1402 पे एक अच्छी एंट्री बनती है एसआर फ्लिप। एसआर फ्लिप पहले ये सपोर्ट था, रेजिस्टेंस थी, अब ये सपोर्ट इसको एक्ट करेगा, और 2 दफा इसने एक्ट भी किया। ठीक है। तो मैं इस जगह पे इसकी, लेकिन मैं अगर फर्ज किया मैंने इसमें 10 लाख इन्वेस्ट करना है ना, तो मैं इधर 10 लाख इन्वेस्ट नहीं करूंगा। इस रीजन में मैं टेक्निकली थोड़े थोड़े खेलूंगा, 30% मैं इधर बाय करूंगा। ठीक है। फिर अगर ये नीचे आता है फिर मैं इस जगह पे बाय करूंगा। ठीक है। और मैं इसके अंदर 70% एंट्री इससे ऊपर लूंगा। बाकी अगर कहीं नीचे चांस मिलता है तो फिर तो मैं आंखें बंद करके भी ले सकता हूँ। ठीक है। तो ये एक इधर से ब्रेकआउट मुझे चाहिए 190 का, या अगर आपको इधर से ब्रेकआउट मिलता है और रिजल्ट्स में आपको वॉल्यूम नजर आना शुरू हो जाते हैं, तो ये चीज़ देख के मैं टेक्निकली इसमें एंटर हो सकता हूँ। अदरवाइज वैल्यू इन्वेस्टर अगर मुझसे पूछते हैं कि कौन से 2 सेक्टर्स के शेयर्स के अंदर जाएं हम लोग ऑटो सेक्टर में, तो मैं आपको कहूंगा कि फॉर अ टाइम बीइंग मिलर ट्रैक्टर एजीटीएल में नहीं जाना, गाल या सासगार में से एक कंपनी, और एटलस होंडा बाइक्स वाली, क्योंकि उनकी मोनोपोली है अपने शेयर में। हाल दो नंबर्स कम है ये वो, आपने उस साइड पे जाना है। प्लस अगर ये जो कंपनी जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ना, इसका जो कैश फ्लो आप देखेंगे ना, कैश फ्लो भी इसका अच्छा खासा पॉजिटिव है। ठीक है। और कोई क्वेश्चन आपका? सब्सिडी कंपनी इनकी कोई नहीं जी शरीर साहब, मिली नहीं है शायद वो। अच्छा, एयरलिंक को क्यों अपर कैप लग रहा है? शरीर भाई कहते हैं तो कल से नहीं लगेगा। एयरलिंक को पूछ लेते हैं, अगर आप बुरा मना गए हैं एयरलिंक के अपर कैप को, नहीं लगेगा भाई। 3 महीने से एक जगह पे एकोमुलेट हो रहा था, थोड़ा सा सांस लेने दिया करें कुछ शेयर्स को। रिजल्ट कब है अभी नहीं इन्होंने अनाउंस किया। मोस्ट प्रॉब्ली जो ऑटो सेक्टर के रिजल्ट्स आएंगे ना, गाल के और इसके, ये फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में आएंगे। I have a question. People used to say some stock are compounding over time while expect 5 to 7 company. No single company ever stay. भाईजान, आप जो कंपनी ने रेट नहीं भी दिया ना, 7 साल फौजी फर्टिलाइजर 110 रुपए से 120 रुपए के दरमियान रही, 125 के दरमियान, 7 साल। ठीक है। लेकिन कंपाउंडिंग करने वाले उस 7 साल के अंदर फौजी फर्टिलाइजर से 140% डिविडेंड ले गए थे। रेट उधर ही रहा लेकिन डिविडेंड। कोलगेट पिछले कोई 5 साल से इन रेट्स पे है, 2017 से अब तक। लेकिन कोलगेट में अगर आपने 2017 में भी इन्वेस्ट किया होता, अब तक आप 100% गेन कर लेते अपने पैसों का। ठीक है। अ, भाई ये जो टेक्निकल की दूसरी क्लास है ना, ये पूछूंगा मैं डिस्कार्ड वालों से, अगर उन्होंने अलाउ कर दिया तो कर दूंगा, मुझे कोई इशू नहीं। फॉर लॉन्ग टर्म 10 ईयर्स के लिए साजगार अच्छा नहीं है। साजगार उस दिन तक अच्छा है जिस दिन तक आपकी इकानमी ऊपर जा रही है। जिस दिन इकानमी नीचे आएगी, इंटरेस्ट रेट कम होगा, सबसे पहले मैं गाड़ियों और सीमेंट में से निकल के भागूंगा। ठीक है। मैंने मसूद भाई इसमें बताया है बाइंग रेंज टेक्निकली 30% आप ले सकते हैं 1450s की रेंज में। उससे नीचे आता है 1380 से 14 के रेंज में। आप वहाँ 50% लें, और 30% या 20% को छोड़ के रखें पैसे को ऊपर नीचे लेने के लिए। अदरवाइज इसके रिजल्ट की जब अनाउंसमेंट आएगी ना, तो मुझे लगता है एम टी एल और ए जी टी एल इसलिए नहीं लेना भाई। एम टी एल पे 18 अरब रुपए का टैक्स का नोटिस आया था जो उन्होंने स्टे लिया हुआ है। दूसरे नंबर पे ए जी टी एल को तो अभी छोड़ दें, उनके टेक्निकल मसले हैं कुछ। दूसरा एम टी एल का मसला ये है कि उसकी दफ़ा ट्रैक्टर की सेल्स कम आएंगी। हाँ, आज एम सी बी के साथ उन्होंने एग्रीमेंट किया, अब ये देंगे ऐसे।
BYD के नंबर्स नहीं पता चल रहे, अदरवाइज गाड़ी तो मार्केट में बड़ी आ गई है, ये तो साफ चीजें नजर आ रहे हैं। ठीक है दानियल भाई, मैं कहीं बाय साल हम कॉल नहीं देते, जो रिकमेंडेशन होती है वाई के साथ लिख देते हैं, बाकी आपकी किस्मत। हम क्यों भाई 500 या 5,000 लेके बाय साल कॉल दें और नीचे ही लग जाए, फिर हम कुछ नहीं और कर सकते। तो ई फाइट और FFC के नंबर नीचे ऊपर आते रहते हैं, लेकिन ओवरऑल इन दोनों की बाइसनेस लॉन्ग टर्म के लिए बेहतरीन है। गदून को थोड़ा सा 400 के अराउंड आने दें, या 376 पे आए तो बेस्ट बाइंग है गदून की। पंजाब स्कीम की ना अभी नंबर्स नहीं आए। पंजाब स्कीम में CCPL ने कहा है भाई बेलारूस का ठट्ठा का ट्रैक्टर भी लेके आओ, वो आप केस इसके बारे में पढ़ें। हेलोइन बड़ा बेस्ट शेयर है, सिस्टम्स बहुत अच्छा शेयर है लॉन्ग टर्म के लिए। ठीक है चलें, बहरहाल आगे वो हमारी वो सिस्टम वाली शुरू हो गई है। उम्मीद है आपको कुछ ना कुछ नया ऑटो सेक्टर के बारे में इस लेक्चर में ज़रूर पता लगेगा। यार जाके ना कमेंट में बता दिया करो कि समझ आई है लेक्चर की या नहीं। लर्न PSX विद यंग्स कैपिटल हमारा फेसबुक ग्रुप है, मैं उधर जाके अभी पोस्ट डालता हूँ। जितने लोग कमेंट करेंगे अगले पोस्ट में मैंने उन्हें ही सिर्फ दावत देनी है। बहुत शुक्रिया, और यार दुआओं में याद रखिएगा, और वीकेंड्स अपनी फैमिली के साथ खूब इंजॉय कीजिएगा। कल आपके शेयर अगर नीचे भी है ना, कल के दिन वो ऊपर नहीं जा सकते ना परसों के, ये मेरा आपसे वादा रहा। उसके बाद चला जाए तो मैं कुछ नहीं कह सकता, इसलिए मार्केट के ग्रुपों से बाहर निकलें, वरना पागल हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। अब